गिरते हुए को उठाने का बरस हो, ऐसा भी हो सकता है ये कर दिखाने का बरस हो। अब तक अव्वल आने का चलन है, अब साथ मिलके आगे जाने का बरस हो। नमस्कार, साल के पहले रंग तरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रजनी सेन। साहित्य, कला, संस्कृति की दुनिया जिसकी जड़ें बेहद गहरी हैं, पर उसमें नई कोपलें निरंतर फूट रही हैं। कला संस्कृति की दुनिया में क्या कुछ नया घट रहा है, इससे आपको रूबरू आगे भी करवाते रहेंगे। तो आइए आगाज करते हैं रंग तरंग के एक नए सफर का। कहते हैं सपने कई तरीके से देखे जाते हैं। कोई शब्दों के माध्यम से सपने देखता है तो कोई रंगों के जरिए सपने देखता है। और नृत्य के लिए कहा जाता है कि पैरों के माध्यम से नृत्य सपनों की रंगोली सजाते हैं। और हाल ही में शरद स्मृति नृत्य महोत्सव में नृत्यांगना गीता महालिक ने अपनी प्रतिभा की, अपनी साधना की सुंदर रंगोली सजाई। आपको लिए चलते हैं इसी नृत्य संध्या में। नृत्य, अभिव्यक्ति और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को समेटे गाथाएं। ओडिसी, कुचिपुड़ी और कथक नृत्य की अभिव्यक्तियों से सजी हुई एक ऐसी नृत्य संध्या का पिछले दिनों आयोजन हुआ, जिसमें सुप्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना गीता महालिक के अद्भुत नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शास्त्रीय नृत्यांगना गीता महालिक ने बहुत ही कम उम्र में प्रसिद्ध गुरु देवा प्रसाद दास से नृत्य सीखना शुरू किया था। इसके बाद मायाधर राउत से प्रशिक्षण लेने के बाद गीता ने अपनी ही शैली पर काम किया और उसमें साधना और अभिव्यक्ति के ऐसे रंग घोले कि उनका नृत्य किसी प्रवाहमयी काव्य सा बन गया। इस नृत्य संध्या में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा और साधना का लोहा मनवा दिया। कभी माँ दुर्गा बनकर वे राक्षसों का दमन करती नजर आईं, अपनी शक्ति से सृष्टि की रक्षा करती नजर आईं। तो वहीं महाभारत में द्रौपदी के चरित्र को भी उन्होंने नृत्य के माध्यम से उजागर किया। महाभारत में कौरवों ने छल से दूत क्रीड़ा में पांडवों को हराकर द्रौपदी के अपमान का षड्यंत्र रचा था। लेकिन द्रौपदी के रक्षक उनके सखा भगवान कृष्ण थे और उनके होते द्रौपदी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता था। भगवान हरि के इन्हीं रूपों का वर्णन भी इस नृत्य नाटिका में किया गया।
ये संगीत के जो सफ़र है उसको मतलब मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। बचपन से मेरा था ओडिसी सीखने के लिए, बहुत था, मतलब इट वाज ए पैशन फॉर मी। तो बचपन से सीखा, गुरु श्री देव प्रसाद दास अभी रहे नहीं है, उनसे सीखा। उसके बाद फिर हम दिल्ली आए, दिल्ली में फिर गुरु मायाधर राउत, पद्मश्री अवार्डी, उनसे ही मैंने ट्रेनिंग लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं खुद कुछ करूँ, तो मैं अपना एक इंस्टीट्यूट खोला गीताज उपासना करके, और मैं बच्चों को सिखाती हूँ, प्रोग्राम करती हूँ। ओडिसी नृत्य के साथ साथ इस कार्यक्रम में कुचिपुड़ी नृत्य और कथक नृत्य की भी प्रस्तुति की गई। कुचिपुड़ी कलाकारों ने अपनी शानदार अभिव्यक्ति से दर्शकों को बांधे रखा। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की विरासत विविध और समृद्ध है और इसी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कथक नृत्य। कथक नृत्य की प्रस्तुति शोभना नारायण और उनके साथी कलाकारों ने दी। भारत के विभिन्न शास्त्रीय नृत्यों ने इस नृत्य संध्या में अभिव्यक्ति के रंग खोलकर न केवल अनुभवी कला प्रेमियों को बल्कि युवा पीढ़ी को भी अपने मोह में बांध लिया। और ये इस बात का साक्ष्य है कि हमारी नृत्य विरासत इन महान कलाकारों के हाथों में फल फूल रही है, आगे बढ़ रही है। रंग तरंग के लिए रेशमा की रिपोर्ट। नृत्य हमारी संस्कृति के मुकुट में नीलमणि की तरह चमक रहा है। वैसे पक्षियों को भी किसी ने मुकुट कहा है। केदारनाथ जी ने अपनी कविता में जिक्र किया है कि पृथ्वी के ललाट पर एक मुकुट की तरह उड़े जा रहे थे पक्षी। वैसे कलाकार भी तो पक्षी ही होते हैं। परिंदों की मानिंद वे भी किसी बंधन में बंधना नहीं जानते, और जब बात वसुदैव कुटुंबकम की हो तो पूरी दुनिया उनका घर बन जाता है। हाल ही में ICCR और संस्कृति मंत्रालय की ओर से एक ऐसे ही सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन हुआ जिसमें दुनिया भर के कलाकारों ने भारतीय संस्कृति को नमन किया। राजधानी दिल्ली का कर्तव्य पथ जो अब देश के सांस्कृतिक सेतु के रूप में भारत की सांस्कृतिक विरासत से सभी को रूबरू करवा रहा है। 16 से 30 दिसंबर तक राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर अंतर्राष्ट्रीय दिल्ली कला महोत्सव में भारत की संस्कृति की सुंदर रंगोली सजी, लेकिन इसके अंतिम 2 दिन वसुदैव कुटुंबकम की भावना को उजागर करते नजर आए, जिसमें न केवल भारत के कलाकारों ने बल्कि श्रीलंका, मलेशिया, जापान, मॉरिशस और हंगरी से आए कलाकारों ने भी भारतीय कलाओं के रंग बिखेरे। दरअसल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने एक सांस्कृतिक प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को इस कार्यक्रम के लिए चुना था। वेयर भारत मीट्स इंडिया इस कार्यक्रम के अंतर्गत वसुदैव कुटुंबकम के सपने को साकार करते हुए मलेशिया की विनीता बलराम और हंगरी की अनीता जिगेडी ने ओडिसी नृत्य की सुंदर प्रस्तुति दी। भारत की मिट्टी से दूर होकर भी इन कलाकारों ने ओडिसी नृत्य की हर मुद्रा और बारीकियों को सुंदर ढंग से आत्मसात किया।
श्रीलंका के कलाकार सजित एलिंग्रेडना ने भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति दी। श्रीलंका और भारत की सांस्कृतिक जड़ें कहीं न कहीं एक दूसरे को छूती हैं और सजित का नृत्य भी दर्शकों को गहरे तक छू कर गया। उदार चरिताना तु वसुदैव कुटुंबकम, उदार चरिताना तु वसुदैव कुटुंबकम, वसुदैव कुटुंबकम। इसी तरह जापान के कलाकार किम और अत्सु कुत्सुरा ने कथक नृत्य के माध्यम से हम सब एक हैं की भावना को जागृत किया। नृत्य और कलाएं किसी सरहद को नहीं मानती। एक कलाकार पूरी दुनिया का होता है और उसे एक परिंदे की भांति किसी सीमा या बंधन में बंधना मंजूर नहीं होता। इसी भावना के सुंदर फूल खिलाए इन कलाकारों ने, जिन्होंने साबित किया कि भारतीय संस्कृति की खुशबू और उसके प्रेमी पूरी दुनिया में मौजूद है और भारतीय संस्कृति एक मजबूत धागे की तरह दुनिया भर के कलाकारों को आपस में जोड़ती है। भारत के संस्कृति मंत्रालय और ICCR की ये पहल इस मायने में और भी सार्थक हो उठती है कि इससे न केवल भारत में रह रहे युवाओं को अपनी संस्कृति की विराट छवि देखने को मिल रही है, बल्कि दुनिया भर के कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक सुंदर मंच मिल रहा है। रंग तरंग, DD न्यूज। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। वसुदैव कुटुंबकम दुनिया को जोड़ने का ये जो मंत्र भारत ने पूरी दुनिया को दिया है, वो आज के वक्त की ज़रूरत है। और अब आपको मिलाते हैं एक ऐसे कलाकार से जिनकी तस्वीरें देश को जोड़ने का काम करती हैं, सुंदर विविध एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर छवि सामने लेकर आती है। देखते हैं प्रदीप बाहुले की कला प्रदर्शनी। भारत किसी कलाकार के लिए विविधता की पहचान, तो किसी के लिए कलाओं का इंद्रधनुष और किसी के लिए इतना सुंदर जिसे तस्वीरों में समेटना मुमकिन ही नहीं। दिल्ली के ललित कला अकादमी में अपनी 26 तस्वीरों के साथ मुंबई के चित्रकार प्रदीप बाहुले की कला प्रदर्शनी कुछ ऐसे ही कहानी कहती नजर आई। पेशे से प्रशासनिक अधिकारी प्रदीप के चित्रों में भारत की सुंदरता के रंग झलकते हैं। भारत का अध्यात्म, उसका नृत्य संगीत, बनारस के घाट, बुद्ध की शांति भरी छवियां, उनकी तस्वीरें एक भारत श्रेष्ठ भारत की जगमगाती तस्वीरें सामने लाती हैं। भारत भर भ्रमण होता है मेरा और ये सारी जो चीज़ें हैं ये ऑलमोस्ट मैंने सारी एक्सपीरियंस की है, देखी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस दैट ऑन कैनवस इन सम फॉर्म और दी अदर। और जबकि एक बहुत अच्छा मौका मिला है आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करने का। प्रदीप की कुछ तस्वीरों में बीते दिनों की झलकियां भी हैं। जैसे इस तस्वीर को ही देखिए, जिसमें दूरदर्शन पर पंडित भीमसेन जोशी और अन्य कलाकारों द्वारा गाए गए सुप्रसिद्ध मिले सुन मेरा तुम्हारा की झलक मिलती है। तो वहीं भारत के हर राज्य की सांस्कृतिक विरासत से भी प्रदीप कला प्रेमियों को रूबरू कराने में सफल नजर आए। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रदीप की ये कला प्रदर्शनी विविध और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भारत की एक सुंदर रंगोली सजाने में पूरी तरह से कामयाब रही। रंग तरंग के लिए दिल्ली से रजनी सेन की रिपोर्ट।
कला और अभिव्यक्ति का संसार जो जिंदगी की ऐसी कहानियों से रूबरू करवाता है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं पाते। और ऐसी ही होती हैं किताबें जो अनछुई अनकही कहानियां हम तक लेकर आती हैं। तो आइए देख लेते हैं किताबों की दुनिया से कौन सी किताब आ रही है आपकी जिंदगी में नई रोशनी लाने के लिए। अपनी सरल भाषा और समकालीन माहौल और विषयों पर लेखन के लिए पाठकों के बीच अपनी खास जगह बनाने वाली कहानीकार रेणु अंशुल की चौथी किताब पॉकेट में इश्क का हाल ही में लोकार्पण किया गया। साहित्य अकादमी सभागार में एक कार्यक्रम में किताब का विमोचन हुआ। अपनी नई किताब में उन्होंने अलग अलग पृष्ठभूमि की 25 प्रेम कथाओं को समेटा है। इसकी 25 कहानियां हैं और 25 की 25 कहानियां प्यार, मोहब्बत, इश्क का एक संदेश दे रही हैं। आज का ना केवल युवा वर्ग बल्कि मुझे लगता है कि बड़े लोग भी प्यार को कुछ अलग अंदाज से देखने लगे हैं। जैसे कि आजकल कोई तन्हा नहीं रहना चाहता। पहले जैसा ऐसा होता था कि बस अकेले रह गए, अब तो ऐसी ही ज़िंदगी निकलनी है। लेकिन ऑफ लेट मुझे लगता है कि ज़िंदगी के प्रति नज़रिया लोगों का बदल रहा है। तो उस बदले हुए नज़रिए में बड़े लोग भी आज के प्यार के इस रंग में डूब रहे हैं। तो वो भी साथी ढूंढते हैं प्यार का। मैंने संदेश साथ में ये भी महसूस कराने की एक कोशिश की है, प्रयास किया है कि प्यार अगर आपके पास है तो उसे जाने मत दो उसे। प्रलेख प्रकाशन से प्रकाशित किताब के लोकार्पण कार्यक्रम में वरिष्ठ कथाकार महेश दर्पण, बलराम अग्रवाल और सुभाष अखिल भी मौजूद थे और उन्होंने किताब की भाषा और विषय वस्तु पर अपनी राय रखी। आज अगर साहित्य की समाज में जगह नहीं है, लेखक अगर ये शिकायत करता है कि उसे पढ़ने वाले नहीं हैं, तो लेखक को अपने भीतर झांक कर भी देखना चाहिए कि हमारे पास कौन सी भाषा है, हमारी संप्रेषणीयता में क्या चूक रहा है और हम क्यों नहीं समाज को प्रभावित कर पा रहे हैं। कथा कहानियों की दुनिया में रेणु अंशुल ने अपनी मौजूदगी कहानी संग्रह उसके सपनों के रंग से दर्ज कराई थी। वह हिंदी की अनेक चर्चित पत्र पत्रिकाओं के लिए रचनाएं भी लिख चुकी हैं और दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए भी कई कार्यक्रमों का संचालन कर चुकी हैं। भारत की मिट्टी जिसने कला, संस्कृति, साहित्य की दुनिया को अनमोल रत्न दिए हैं। इनमें से कुछ कला साधक तो ऐसे हैं जो आसमान नहीं छूना चाहते बल्कि अपनी मिट्टी से जुड़े रहना चाहते हैं। आज आपको एक ऐसे ही कलाकार से रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने ओडिशा में रंगमंच को पुनर्जीवित किया। अपने साइको थिएटर के माध्यम से वो रंगमंच की एक नई परंपरा को फिर से दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। आइए मिलते हैं नाट्य चेतना के संस्थापक सुबोध पटनायक जी से। आज रंग तरंग में हमारे साथ हैं प्ले राइटर, निर्देशक और रंगमंच को स्थानीय लोगों से जोड़ने वाले सुबोध पटनायक जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रंग तरंग। सुबोध जी, आपने रंगमंच की जो परिकल्पना है उसको थोड़ा बदलने की कोशिश की है या वही असली रूप है रंगमंच का? हमने 1991 में एक ट्रेनिंग लिया था बादल सरकार जी से। उसके बाद हमको पता चला कि जो रंगमंच हम बोलते हैं वो इंडियन थिएटर बोला जाता है लेकिन वो ब्रिटिश थिएटर है जी। तो उसके बाद एक ढूंढना शुरुआत हुआ है कि कैसे हमारे नाटक को आधुनिक भी बोला जाए और उसको भारतीय भी बोला जाए, जो विदेश के साथ समान नहीं होगा। बिल्कुल। इसी दौरान हमने एक जर्नी शुरू किया है 92 से अभी तक। तो हमने 2 ढंग का नाटक हम प्रदर्शन का शैली अपने खुद डिस्कवर जैसा कुछ करने का कोशिश किया है, इनोवेट किया है। एक को बोलते हैं हम साइको थिएटर, जो साइकिल में जाके गांव-गांव में घूम के ओपन एयर थिएटर करते हैं जी। और दूसरा इसको बड़ा करके एक मुख्य मंच, जो नाट्यशास्त्र के अनुसार जो डिजाइन था उसी को आधारित एक मंच का शैली इसी ढंग से किया गया है कि जैसे कि कोई प्रोसीनियम का विदेशी शैली का कोई निर्भरता ना हो। जी, हमने जिस रंगमंच को देखा है वो
हॉल्स के अंदर, ऑडिटोरियम के अंदर होता है, क्यों आप मानते हैं कि वो पाश्चात्य शैली है? हमारा जो ओरिजिनल नाटक जो ढंग से हुआ था उसमें पहले तो भीतर का कोई कवर स्पेस का नहीं था। ये कवर स्पेस उसी जगह का है जहाँ पे ठंड होता है जी। और दूसरा बात यह है कि हमारे पास भी एक मुखी मंच का डिज़ाइन था और हमारे अलग अलग प्रांत में, भारत एक ऐसा देश है कि इसमें हर किस्म का टेम्परेचर, हर किस्म का लैंडस्केप अलग अलग जगह का है। उसका पेड़ पौधा, मौसम, ये सब अलग अलग ढंग का है। तो उसी के आधारित बहुत सारे फोक थिएटर फॉर्म हैं जो खुद नाटक वाले ने बहुत पुराने समय से निकला है जी। और उसी को आधारित ही कुछ थ्योरी बना है जिसको हम नाट्यशास्त्र बोलते हैं, जो भी 2500 साल पुराना है। कैसे आप कलाकारों को, मान लीजिए, उनका चयन कैसे होता है? आप क्या स्थानीय कलाकारों को ही चुनते हैं? हम ज़्यादातर ऐसे कलाकार को छूते हैं जहाँ जो प्रकृति के साथ है, रूरल और ट्राइबल एरिया में। हम ये मानते हैं कि हमारे जो पृथ्वी है वो सपोज़ मंच बनता है तो उसका डिज़ाइनर जो ऊपर वाला है वो ऐसा, जितने सारे इन्होंने क्रिएट किया है डिज़ाइन, सब डिज़ाइन में कहीं पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, सब में वक्र रेखा आधारित है। मनुष्य का शरीर देखिए, मेघ देखिए, पानी देखिए, पत्थर देखिए, सब कुछ वक्र रेखा के आधारित है। और जितने सारे स्ट्रेट लाइन हम देख रहे हैं ये सब मैन मेड है। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि हमारा प्रकृति से ही हमारा सब कुछ कल्चरल एलिमेंट लिया गया है। स्वर प्रकृति से लिया गया है, जितने सारे वाद्य यंत्र का चीज़ प्रकृति से लिया गया है। तो प्रकृति के पास जो रहते हैं उनके पास क्रिएटिविटी बहुत हाई होता है। जब हम कल्चरल सर्वे में जाते हैं वहाँ से इनवाइट करते हैं, या तो हम इस जनरली एक कॉल देते हैं, कोई रूरल और ट्राइबल एरिया में हो तो आप आ जाइए, 3 महीने के लिए आइए, हम 1 महीने 2 महीने तक हम काम करेंगे अपने नाट्यग्राम में, जो थिएटर विलेज हमने तैयार किए हैं। उसके बाद 1 महीने तक हम साइकिल करेंगे। ऐसा कुछ होना चाहिए जो ये सिद्ध करता हो कि आप उड़ीसा से आए हैं। कोई गीत हो, कोई कविता हो। हाँ, ऐसा है कि हम जब नाटक करने के लिए जाते हैं साइकिल में, पहुंच के एक गीत गाते गाते लोगों को बुलाते हैं। जी, जी। तो उसका 2 लाइन में बोल सकता हूँ। आसो 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 हो नाटक देखिबाकू आसो, आमे नाटुआ आसीचु नाटक करिबु, नाटुआ आसीचु नाटक करिबु, आमकू देखी आसो हो नाटक देखिबाकू आसो। बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध जी आपका रंग तरंग में आने के लिए। बहुत। और जो असली रंगमंच है, जो असली अभिनय कला है, उससे हमें रूबरू कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रंग तरंग में हम आपको जोड़ते हैं कला और संस्कृति की दुनिया से, और कला और संस्कृति की दुनिया में हमेशा कुछ ना कुछ नया घटता रहता है, नए फूल खिलते रहते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या कुछ खास रहा है इस हफ्ते कला, संस्कृति और साहित्य की दुनिया में। भारत की संस्कृति कई और संस्कृतियों के रंग में भी रंगी हुई है। दिल्ली के गढ़वाल भवन में 1 जनवरी को श्री गोपीराज गुरुंग समाज की अध्यक्षता में 12वें गुरुंग संस्कृति कार्यक्रम लौहसार का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर रिटायर्ड मेजर जनरल गोपाल गुरुंग और नेपाल दूतावास से संस्कृति सचिव श्री यदुनाथ पौडेल मौजूद रहे। दरअसल लौहसार को नेपाली संस्कृति में नव वर्ष मनाया जाता है, जिसमें गुरुंग समुदाय द्वारा विशेष पूजा की जाती है। इसमें
महिलाएं और पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में एकत्रित होकर खान पान, नृत्य और रंगारंग कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस प्रोग्राम में जो है यहाँ पे सहभागी हो पा रहा हूँ। हम सारे यहाँ एकत्रित होते हैं हर साल यहाँ अपने प्रदेश में यहाँ होने के नाते। बहुत लोगों का यहीं पर जन्म स्थान है, बहुत लोग यहीं के हिसाब से अपने पूरी जीवन यहाँ बिता चुके, फिर भी अपने कल्चरल गुरु के समाज के प्रति हम अपना भावनात्मक रिलेशन को जोड़ने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। नेपाली संस्कृति की झलक दिखाता लोहसार कार्यक्रम वास्तव में नेपाल और भारत की संस्कृति की गहरी और मजबूत मैत्री को भी दर्शाने में सफल रहा। रंगतरंग, डीडी न्यूज। कुछ खुशियाँ झलके, कुछ आँख का पानी झलके, जिंदगी ऐसी हो कि हर रोज एक नई कहानी झलके। यही दुआ करते हैं कि आपकी जिंदगी भी एक खुशगवार कहानी में बदल जाए, और ऐसा करना चाहते हैं तो कला की दुनिया से, हुनर की दुनिया से जुड़ जाइए। तो कला, संस्कृति, साहित्य, हुनर की दुनिया से ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल आज मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।